आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं इमीडिएट न्यू बोर्न केयर। इमीडिएट न्यू बोर्न केयर क्या होती है? जो केयर्स हम एट बर्थ से विद इन फर्स्ट 24 आवर में जो केयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये केयर्स होती कौन कौन सी हैं, मतलब क्यों दी जाती हैं? देखो, बच्चा है ना, जब बर्थ लेता है तो वो एक नए इन्वायरमेंट में आता है और है ना, उसको जो इन्वायरमेंट है अडेप्ट करवाने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए उसे प्रिवेंट कराने के लिए जो जो भी केयर बच्चे को दी जाती है वो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर के अंदर आती है। तो चलो, जो इमीडिएट केयर है उनका टाइम ड्यूरेशन कब से है? एट बर्थ टू फर्स्ट 24 आवर्स। एंड इमीडिएट केयर क्या है? इमीडिएट केयर are the essential steps taken immediately after birth to help baby to adapt the adapt to extra uterine life and to prevent complications। तो इमीडिएट केयर के अंदर क्या है कि है ना, हम बच्चे को एडेप्ट करवा रहे हैं, मतलब वो एसेंशियल्स केयर जिससे कि बच्चा एडेप्ट कर सके एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में भी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो जब बर्थ होता है तो सबसे पहले हम कौन सा एक्शन लेते हैं? सबसे पहले हम रिसीव करते हैं बच्चे को, receive the baby। Adapt to extra uterine life and to prevent complications। तो इमीडिएट केयर के अंदर क्या है कि है ना, हम बच्चे को एडेप्ट करवा रहे हैं, मतलब वो एसेंशियल्स केयर जिससे कि बच्चा एडेप्ट कर सके एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में भी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो जब बर्थ होता है तो सबसे पहले हम कौन सा एक्शन लेते हैं? सबसे पहले हम रिसीव करते हैं बच्चे को, receive the baby। रिसीव द बेबी, रिसीव कैसे करेंगे हम बेबी को? किसी एक क्लीन और ड्राई वोम ब्लैंकेट में लेंगे या उसको रेडिएंट वोम में मिलेंगे। जब हम बच्चे को लेंगे तो उसकी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि है ना, जो उसका हेड है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होना चाहिए। कैसे लेंगे? ऑन आ वोम क्लीन और ड्राई टॉवल और ब्लैंकेट, रेडिएंट वोम में मिलेंगे। और जो उसकी पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए? हेड स्लाइटली डाउनवर्ड। जब हम बच्चे को रिसीव कर रहे हैं तब की पोजीशन है।
उसके बाद क्या करेंगे, हम है ना बच्चे का जो एयरवे और ब्रीथिंग है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे, स्टेब्लिश एयरवे एंड ब्रीथिंग। इसमें है ना हम देखेंगे, क्योंकि जब बच्चा यूट्राइन में होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड के अराउंड होता है और चांसेस होते हैं कि उसकी जो माउथ में है जो ओपनिंग्स हैं उनके अंदर फ्लूइड हो, तो जिसकी वजह से एयरवे और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम उसको क्लीन करेंगे एयरवे को। सबसे पहले क्लीन एयरवे। कैसे क्लीन करेंगे, सबसे पहले हम माउथ को क्लीन करेंगे, माउथ फर्स्ट एंड देन नोज, बाद में फिर नोज को, पहले माउथ को फिर नोज को। फिर जेंटली सक्शन करेंगे। सक्शन कब करेंगे, अगर कोई सिक्रीशन प्रेजेंट है तो। इफ secretions are present, फिर क्या है, ड्राई द बेबी थ्रू आउटली। हम ड्राई करेंगे बेबी को, क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट हीट लॉस, कि हीट लॉस ना हो, बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ना जाए। हम असेस करेंगे उसका ब्रीथिंग पैटर्न और वो रो कैसे रहा है एंड उसकी क्राई। अगर ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर नियोनेटल रिसस्टिटेशन करेंगे, ठीक है। इफ नॉट ब्रीथिंग, इमीडिएट नियोनेटल। अब है नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मेंटेन दी टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, एक तो बच्चे को ड्राई करेंगे, ड्राई इमीडिएटली, रिमूव करेंगे अगर कोई भी वेट लिनन है तो, या फिर और भी कोई क्लॉथ्स अगर वो वेट है उसको रिमूव करेंगे, उसे ना वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे वार्म ब्लैंकेट के साथ। और स्किन टू स्किन कांटेक्ट देंगे मदर के साथ, जिसको हम कैंकरो केयर भी बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा मम्मी के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट करे, ये ब्लड रिलेशनशिप अदर पर्सन के साथ भी, जैसे कि पापा, दादी, दादा, इन सब के साथ भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके वार्मथ ले सकता है। इसको हम कंगारू केयर बोलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप लेंगे हम वो करेंगे कि इसमें असेस करेंगे हम बच्चे की कंडीशन, असेस द बेबी। असेस करने में क्या आएगा, इसमें हम चेक करते हैं यूज करके अपगार स्केल का बच्चे का
अपीयरेंस कैसी है, ग्रेमेंस कैसी है, वो रो कैसे रहा है, मसल टोन कैसी है, ये सब हम अपकार स्केल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत अपकार स्केल के बारे में पढ़ते हैं। जो अपकार स्केल वो 1952 में लाया गया था डॉक्टर वर्जनेगर in 1952 by डॉक्टर वर्जनेगर। अपकार, इसके नाम की एक खासियत थी कि जो भी पैरामीटर थे इसके नाम के अंदर से ही आते। अपकार इसका एक सरनेम था और उससे ही इसने एक नई डेवलपमेंट रखी। जो अपकार स्केल है वो हम एट बर्थ 1 मिनट टू 5 मिनट के बीच में चेक करते हैं। ठीक है, अगर 1 से 5 मिनट के बीच में चेक किया और अपकार इसमें स्कोरिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस अपकार का मतलब समझते हैं। अपकार का मतलब APGAR। ए से है अपीयरेंस, बच्चा कैसा दिख रहा है। इसमें है ना हम बॉडी कलर को देखते हैं कि ब्लू तो नहीं हुआ है। ब्लू का मतलब क्या है कि है ना जो सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स है, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं रही है और उस वजह से साइनोसिस हो रखा है बच्चों को। ठीक है, तो क्या होगा, कोई ना कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है उसको। तो इससे हम पता लगाते हैं कि बच्चा अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहा है इन्वायरमेंट को या नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। इसे पल्स रेट, पल्स जिसे ग्रेविनेंस। इसे है एक्टिविटी और आर से है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। इसमें हम देखते हैं कि वो बच्चा कितने रेस्पिरेटरी एफर्ट्स लगा रहा है। हमने पढ़ा कि जो अपकार है उसके 5 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसको है ना हम कौन कौन से हैं, APGAR। अपकार के अपीयरेंस जो कि कलर को बताता है, बच्चे की बॉडी कलर। पल्स जो कि हार्ट रेट को बताती है। ग्रेवेंस जो कि रिफ्लेक्स को बताते हैं। एक्टिविटी जो कि मसल टोन को बताते हैं। आगे है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कि बच्चा कितना एफर्ट्स दे रहा है। ठीक है, इसमें ना हम स्कोरिंग करते हैं 0, 1, 2। तो 0 किसको देंगे, इसमें क्या बताते हैं, कलर को। अगर होल बॉडी ब्लू, ब्लू ब्लू किस चीज़ को दिखाता है कि साइनोसिस है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही है, तो उसको हम 0 मार्किंग करेंगे। अगर इफ ओनली एक्सट्रीमिटी ब्लू,
तो हम 1 देंगे। अगर होल बॉडी पिंक तो हम उसको 2 मार्किंग देंगे। पल्स रेट, अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो हम उसको 0 मार्किंग देंगे। अगर बिलो 100 बीट पर मिनट है तो हम उसको 1 देंगे, और अगर अबव 100 बीट पर मिनट है तो हम उसको 2 मार्किंग देंगे। ग्रेविनेंस, ये क्या बताता है? ये बताता है रिफ्लेक्स को। रिफ्लेक्स में क्या, अगर रिफ्लेक्स फ्लोपी है तो हम उसको 0 मार्किंग देंगे। अगर इसमें मिनिमल रिस्पॉन्स है, बच्चे का स्टिमुलाई तो उसको हम 1 देंगे। और अगर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स है, थोड़ी ही स्टिमुलाई देने पर उसको हम 2 देंगे। ठीक है। एक्टिविटी अगर है ना, उसमें मसल रिस्पॉन्स कि वो अपने हाथ पैरों को कैसे हिला रहा है, अगर बिल्कुल नहीं हिला रहा तो हम उसको 0 देंगे। अगर फ्लेक्स कर रहा है आर्म को तो हम उसको 1 देंगे। और अगर फुल्ली एक्टिव है तो हम उसको 2 देंगे। आगे है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स क्या है कि बच्चा कितना एफर्ट्स लगा रहा है, कितने अच्छे तरीके से मतलब वो सांस ले पा रहा है। अगर वो बिल्कुल ही ब्रीथिंग एब्सेंट है तो हम उसको 0 देंगे। अगर वो स्लोली और इरेगुलरली ब्रीथिंग है तो हम उसको 1 देंगे। और अगर विग्रसली करेगा मतलब अच्छे से रो रहे तो उसको हम 2 देंगे। ये था हमारा अपगार स्कोर। इसमें है ना, जो स्कोरिंग होती है वो होती है 10 तक। इसमें जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 0, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 10। अगर स्कोरिंग बिटवीन 7 to 10 है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। अगर 4 to 6 स्कोर आता है तो ये मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर आता है। और अगर ये 0 to 3 है तो ये सीवियर डिप्रेशन के अंदर आता है, कि इस बच्चे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और इसके बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है। हमने कितने स्टेप पढ़े हैं? 4 स्टेप पढ़ लिए। जब बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहले हम रिसीव करते हैं किसी वार्म्थ ब्लैंकेट में या फिर उसको रेडिएंट वार्मर के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं एयरवे और ब्रीथिंग को, जिसमें है ना हम एयरवे को क्लीन करते हैं, सक्शनिंग करते हैं, बच्चे को ड्राई करते हैं और उसकी ब्रीथिंग को असेस करते हैं। और अगर ब्रीथिंग एब्सेंट है तो हम न्यूनेटल रिसस्टिटेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि है ना हम मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, जिसमें क्या होगा कि हम उसको इमीडिएट ड्राई करेंगे और जो वेट लीलन है उसको रिमूव करेंगे और है ना
कवर करेंगे अच्छे से वार्म ब्लैंकेट के साथ। उसके बाद क्या है, असेस द बेबी कंडीशन। इसमें क्या होगा कि अपकार्स केयर है, जो कि 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपकार के द्वारा दिया गया था। इसके 5 पैरामीटर्स हैं, अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमेंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अपीयरेंस है, ये बॉडी कलर को बताता है। जो पल्स है वो हार्ट रेट को बताता है। जो ग्रीमिनेंस है वो रिफ्लेक्सेस को बताता है। जो एक्टिविटी है वो मसल टोन को बताती है। और जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है वो उसके ब्रीथिंग पैटर्न को बताता है। ठीक है, तो उसके बाद जो 5th स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, केयर ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी केयर कैसे करें। सबसे पहले तो हम उसको क्लैंप करेंगे। क्लैंप कॉर्ड विद स्ट्राइल क्लैंप के साथ, जो कि है ना 2 to 3 सेंटीमीटर अब होना चाहिए एब्डोमेन की। ठीक है, फिर है ना हम उसको कट करेंगे विद स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है ना। कीप स्टम्प क्लीन एंड ड्राई। जो स्टम्प होगा हम उसको क्लीन और ड्राई रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 6th स्टेप क्या जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी। इसमें क्या होता है कि है ना, इसमें हम एक बैंड अप्लाई करते हैं बेबी को, जिसमें है ना हम उसका सेक्स, वेट और टाइम ऑफ द बर्थ लिखते हैं। ठीक है, और फुटप्रिंट भी लेते हैं कई बार, अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी है तो। क्या करते हैं इसमें, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसका सेक्स क्या है, उसका वेट क्या है और उसका बर्थ का टाइम क्या है, टाइम ऑफ द बर्थ। और फुटप्रिंट भी लेते हैं कई बार, वो हर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होता है, एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। उसके बाद करते हैं हम आई केयर। आई केयर क्यों करते हैं, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है और चांसेस होते हैं कि कई बार जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी आँखों पे रह जाए, या फिर वो उसकी आँखें बंद चिपक जाए क्योंकि फ्लूइड होता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे आई को। कैसे करेंगे, इनर टू आउटर की तरफ। ठीक है, क्लीन आई फ्रॉम इनर टू आउटर। अप्लाई करेंगे हम एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट। क्यों करेंगे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन। हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना लगाते हैं,
1 mg। अगर टर्म बच्चा है, अगर प्री टर्म बच्चा है 4 प्री टर्म, तो ये हो जाएगा 0.5 mg। रूट कौन सी होगी? रूट होगी IM। हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं, एंटीरियर लेटरल थाई पे। क्यों देते हैं? पर्पस क्या है? प्रिवेंट करने के लिए हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूनेट या फिर न्यूबॉर्न। ठीक है, कि उसको हेमरेजिक डिजीज ना हो, इंटरनल हेमरेज या इंटरनल ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सके। टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। उसके बाद क्या करेंगे? इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी हो सके उतना दे सके, ये ना आफ्टर 1 आवर से बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग within 1 hour of बर्थ। 1 घंटे के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें है ना इंक्रेज करना चाहिए मदर को कि है ना वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराए बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 6 to 7 month। प्रमोट कर सके मदर बेबी बॉन्डिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रमोट करती है मदर बेबी की बॉन्डिंग को। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं? हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या क्या चेक करते हैं? चेक फॉर कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज तो नहीं है, या फिर एनोमलीज। इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या आते हैं? क्लिफ पेल, क्लिफ लेफ्ट, ठीक है, हाइड्रोस्पेलिस, ये सब जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कोई बर्थ इंजरी ना होगी, डिलीवरी के टाइम कोई इंजरीज तो नहीं होगी बच्चे को। ठीक है, और इसके बाद मेजर्स क्या करते हैं? उसका हेड का सर्कमफेरेंस कितना है, ये हम मेजर करते हैं। उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट। ठीक है, उसके बाद 11th स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो नर्स है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि आफ्टर बर्थ ले जाते हैं एक बच्चे के, जिससे कि वो अडेप्ट कर सके सिचुएशन में, हम उसकी कंडीशन को असेस कर सके। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। दिस इज द बेबी, जिसमें हम
वार्म ब्लैंकेट में लेंगे या फिर रेडिएंट वार्म में, जिसमें पोजीशन क्या होगी, स्लाइटली डाउनवर्ड। स्टेबलाइज करेंगे एयरवे और ब्रीथिंग को, जिसमें हम क्लीन करेंगे एयरवे को, जिसमें पहले माउथ को करेंगे फिर नोज को करेंगे। जेंटली सक्शन करेंगे अगर कोई सिक्रेशन प्रेजेंट है तो, ठीक है। हम ड्राई करेंगे बेबी को हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए, उसकी ब्रीथिंग और क्राई पैटर्न को असेस करेंगे। अगर ब्रीथिंग नहीं है तो नियोनेटल रिससिटेशन करेंगे। मेंटेन करेंगे टेम्परेचर को, जिसमें हम ड्राई करेंगे उसको इमीडिएटली, रिमूव करेंगे वेट लिनन को और कवर करेंगे वार्म ब्लैंकेट के साथ। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराएंगे बच्चे को माँ के साथ। असेस करेंगे कंडीशन को, बेबी कंडीशन को, जिसमें हम अपकार स्केल का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा, ये किसने दिया था, 1952 में डॉक्टर गर्ज ने अपकार ने दिया था, जिसके 5 पैरामीटर हैं, जिसका मिनिमल स्कोर 0 है और मैक्सिमम 10 है। इसके 5 पैरामीटर्स हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्रैमिनेंस, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी। अपीयरेंस में अगर फुल बॉडी ब्लू है तो 0, अगर एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है और बॉडी पिंक है तो 1। इसका वाइस वर्सा भी हम ले सकते हैं कि जिसमें बॉडी ब्लू और एक्सट्रीमिटीज़ पिंक होगी तो भी हम 1 ही मार्किंग करेंगे। अगर फुल बॉडी पिंक है तो 2 मार्किंग करेंगे। फिर पल्स रेट, अगर एब्सेंट है तो 0, अगर बिलो 100 बीट पर मिनट है तो 1 और अबव 100 बीट पर मिनट है तो 2। फिर ग्रेमेंस जो कि रिफ्लेक्स है, अगर फ्लपी है तो 0, अगर मिनिमल रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई देने पर तो 1 और अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स है तो 2। एक्टिविटी, जिसमें मसल टोन्स के बारे में बताते हैं, अगर एब्सेंट है तो 0, अगर आर्म फ्लेक्स्ड कर रहा है तो 1 और अगर फुल्ली एक्टिव है तो 2। फिर है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, अगर एब्सेंट है तो 0, अगर स्लो एंड इरेगुलर है तो 1 और विग्रेसली क्राई कर रहा है तो 2। अगर स्कोर 7 to 10 के बीच में आता है तो नॉर्मल है, 4 to 6 के बीच में आता है तो मॉडरेट डिप्रेशन, ठीक है। अगर 0 to 3 के बीच में तो सीवियर डिप्रेशन। फिर 5th है केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें है ना हम स्ट्राइक क्रैम्प का यूज़ करके कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे, जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर अब होगी एब्डोमेन की। कट करेंगे स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट को। कीप स्टम्प क्लीन एंड ड्राई। आगे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी, इसमें हम बैंड अप्लाई करेंगे। चेंजेस में क्या क्या होगा, उसका सेक्स क्या है, वेट क्या है, टाइम बर्थ क्या है और फुटप्रिंट क्या है। उसके बाद है आई केयर। आई केयर में क्या होगा कि हम क्लीन करेंगे आई को इनर टू आउटर, ठीक है। अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट। उसके बाद है हम विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अगर टर्म बेबी है तो 1 mg और अगर प्री टर्म है तो 0.5 mg। ये IM रूट से जाएगा और पर्पज़ क्या है कि हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद है इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि है ना विदिन 1 आवर करा देनी चाहिए आफ्टर बर्थ। इंक्रेज करना है हमें उसकी फैमिली मेम्बर्स को, उसकी मदर्स को, कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाए बच्चे को, और प्रमोट करना है मदर और बेबी की बॉन्डिंग को। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, बर्थ इंजरी तो नहीं हुई है, उसका हाइट सर्कमफेरेंस, उसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है, ये सब देखते हैं। फिर क्या है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें नर्स का रोल है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखें, ठीक है। थैंक यू।